नमस्कार, S4 नोट में आपका स्वागत है। एडुटेरिया सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे BPSC 66वीं का 5वां टेस्ट सीरीज और 1 से लेकर के 4 तक के सारे टेस्ट सीरीज हमारे प्ले लिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे सारे को टॉपिक बना करके डाला जा चुका है। पहला प्रश्न है कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉस एंजिल्स में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2028 में लॉस एंजिल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है और मेघालय सरकार ने पानी के इस्तेमाल और राज्य में जल स्रोत के संरक्षण एवं रक्षा मुद्दों को समाधान करने के लिए जल नीति की मसौदे को मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए प्रमुख प्रबंध निर्देशक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ तुर्गापन बिजली परियोजना पर समझौता हस्ताक्षर किया है? तुर्गापन बिजली परियोजना, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान के साथ। भारत और जापान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में 1817 करोड़ के तुर्गापन बिजली परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री के द्वारा गुजरात में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के तहत गुजरात में सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद के किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला है कि भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन में। कोचीन बंदरगाह के बल्लरपादम टर्मिनल पर भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब विकसित किया जाएगा और यह हब बंदरगाह पर कंटेनरों को अस्थायी रूप से संग्रहित करेगा और गंतव्य स्थान के लिए स्थानांतरित करेगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत में 2018 में जारी बाघों के लिए सर्वे को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है और इस सर्वे के संबंध में निम्नलिखित कथन क्या है? कथन सत्य, नीचे दिए गए कथनों से चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। 1 में कहता है कि भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है और कथन 2 है कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघ है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री MOEFCC के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघ संरक्षण 2018 की विस्तृत स्थिति डिटेल स्टेटस ऑफ टाइगर सेंसस 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के कुल बाघों के आबादी का 70% बाघ है। 2014 से लेकर के 18 में भारत में बाघों की संख्या में 33% वृद्धि हुआ है और बाघों की संख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 526 है और वर्तमान में भारत में 50 टाइगर रिजर्व है, जिससे सबसे अधिक बाघ जो है वो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 27 जुलाई 2020 को नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिला रैंकिंग में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है?
किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर को। बीजापुर जो है वह छत्तीसगढ़ का जिला है और आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 में इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कुल 112 जिलों में। अगला है कि चर्चा में रहे चाबहार रेल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? चाबहार रेल परियोजना के संबंध में नीचे दिए गए कथन से सही उत्तर को चुनना है। पहला कि यह रेल लाइन चाबहार पोर्ट को जहेदान से जोड़ेगा, और दूसरा कथन है कि यह भारत ईरान अफगानिस्तान के मध्य हुआ समझौता था, और तीसरा है कि यह समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र गठन के 75वीं वर्षगांठ पर डाक विभाग यानी संचार मंत्रालय ने कितने मूल्य का स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो 5 रुपए के मूल्य का। डाक विभाग डीओपी संचार मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा 75वीं वर्षगांठ पर 5 रुपए के मूल्य का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। अगला है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नहीं दिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी रानी रामपाल को। 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया, जैसे रोहित शर्मा क्रिकेट के लिए, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए, विनेश फोगाट को कुश्ती के लिए। अगला है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक कैग हैं। कौन है वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रण परीक्षक? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरीश चंद्र मुर्मू। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? 2021 में आयोजित होने वाला T20 के मेजबानी भारत को सौंपा गया है। 2021 में इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में किस भारतीय महिला को उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कमला हैरिस को। भारतीय मूल के कमला हैरिस को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के रूप में चुना गया है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, और यह अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ेगी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश परमाणु ऊर्जा संयंत्र का परिचालन करने वाला पहला अरब देश बन गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी यूएई। यूएई ने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र बाराकाह का परिचालन शुरू किया है, जिसकी क्षमता 5600 मेगावाट है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने के यूएई पहला अरब देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए किसान कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थी को 4000 रुपये की अतिरिक्त राशि 10,000 रुपये प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित खोनोमा गांव एशिया का पहला हरित गांव ग्रीन विलेज बन गया है? खोनोमा गांव जो है वह एशिया का पहला हरित गांव बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर चुनना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड का। नागालैंड के खोनोमा गांव एशिया का पहला गांव जो है वह सतत विकास लक्ष्यों को पार करेगा। अगला है कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर सभी कथन जो है वह सत्य होगा। पहला कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है,
और तीसरा भारत का स्थान 116वां रहा और 2019 में भारत का स्थान 115वां था। अगला प्रश्न है कि किस देश को जून 2021 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय के अध्यक्ष चुना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया को। विश्व पर्यटन दिवस 2020 27 सितंबर 2020 को मनाया गया और इसका थीम था पर्यटन और ग्रामीण विकास। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस 2020 का थीम निम्न में से क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पर्यटन और जलवायु परिवर्तन। अगला है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला है कि जनवरी 2020 में G77 की अध्यक्षता सौंपी गई है। यह अध्यक्षता किसको? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुआना को। अगला है कि मार्च 2020 में चापचार कूट महोत्सव के आयोजन किस राज्य में किया गया है? चापचार कूट महोत्सव का आयोजन, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम में। चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है और यह मिजोरम का एक सांस्कृतिक पर्व भी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी शेफाली वर्मा का संबंध विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी में शुमार में है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्रिकेट से। अगला है कि भारत का पहला पैदल सेना इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंदौर में। इंदौर के महू में भारत का पहला और विश्व का दूसरा पैदल सेना संग्रहालय खोले जाने का प्रस्ताव है और इसमें पैदल सेना के 1747 से लेकर के 2020 तक के गौरवशाली इतिहास, सौर व वीर सैनिक के बलिदान को 3D प्रिंटर और हाथों से बने इंसान की तरह हूबहू दिखने वाले स्टैचू, मुरल्स व फोटो गैलरी में संयोया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 9वां स्थान। जर्मन वॉच के द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2019 में भारत का स्थान 11वां था और इसमें प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? युवा श्री अर्पण। अगला है कि किस राज्य में देश का पहला अवशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है? देश का पहला अवशिष्ट पोर्टल, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने देश का पहला अवशिष्ट पोर्टल शुरू किया और इसके तहत नगरपालिका ठोस अवशिष्ट ऑनलाइन खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करेगी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला है कि वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर, इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुगाकू। वर्तमान में जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? ठंडा महासागरीय धारा कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगुल्हास। अगुल्हास हिंद महासागर के गर्म और अस्थायी धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट और आंतरिक क्षेत्रों में वर्षा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर यूरोप के तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? यूरोप की तेल राजधानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एबरडीन।
स्कॉटलैंड का एबरडीन शहर यूरोप के राजधानी के रूप में जाना जाता है, तेल के राजधानी के रूप में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि लाल सागर उदाहरण है। लाल सागर किसका उदाहरण है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी अक्षीय गर्त का। लाल सागर अक्षीय द्रोणी या फिर गर्त का उदाहरण है। अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि में ही एक लंबी भ्रंश घाटी है जो मलावी झील से प्रारंभ होकर के उत्तर में लाल सागर को पार करते हुए मृत सागर तक पहुंचती है और यह विभाजन युग से अगला है सूची 2 के साथ सूची 1 को मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को पहचान करना है। सूची 1 में दिया गया है शहर और सूची 2 में नदी। पहला में दिया गया है खार्तूम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? खार्तूम शहर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 नील नदी के किनारे। और दूसरा है ब्रेंजाविले शहर किस नदी के किनारे है? तो यह जैरे नदी के किनारे है। और तीसरा है रॉटरडैम शहर। रॉटरडैम शहर किस नदी के किनारे है? तो यह राइन नदी के किनारे हो जाएगा। और चौथा है पेरिस शहर। पेरिस शहर किस नदी के किनारे है? तो बचा है ऑप्शन सी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा सीन नदी के किनारे पेरिस शहर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? ब्राजील में बड़े कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फैजेंडा। ब्राजील में कॉफी बागानों को फैजेंडा कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश दुनिया में आयोडीन का प्रमुख उत्पादक है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चिली। चिली उत्तर होगा। चिली में आयोडीन का उत्पादन कैलिच अयस्क से होता है जो उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान और एंडीज पर्वत के पश्चिम में पाया जाता है। अगला है कि निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों को विकास की अपेक्षाकृत अधिक है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परवाल भित्तियां। परवाल भित्ति में प्रजातीय विविधता अधिक होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से क्या होगा? तो स्मॉग इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्मॉग जो धुएं और कोहरे से मिलकर के बना होता है जिससे द्वितीय प्रदूषक के भी संज्ञा मिले हैं। अगला है कि बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। 4 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें जोन 1, जोन 2 और जोन 3A और जोन 3B में बांटा गया है। यह कृषि जलवायु क्षेत्र जोनों वाइज बांटा गया, जैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि सूची 2 के साथ सूची 1 को मिलान करें और नीचे दिए गए उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। पहला सूची में दिया गया है एल्युमिनियम कंपनी और दूसरा में स्थान। पहला है बाल्को। बाल्को कहाँ है? तो बाल्को कोरबा में स्थित है और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में। और दूसरा है हिंडाल्को। हिंडाल्को कहाँ स्थित है? तो हिंडाल्को जो है वह उड़ीसा में हो जाएगा। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में होगा हिंडाल्को, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। और तीसरा है भारतीय एल्युमिनियम कंपनी। तो भारतीय एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है? तो यह हीराकुंड में उड़ीसा में होगा। और चौथा है नालको। नालको कहाँ है? तो नालको कोरापुट उड़ीसा में हो जाएगा, कोरापुट उड़ीसा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय के तीनों श्रेणियों को काटती है? कौन नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को काटती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। हिमालय के तीनों श्रेणियों से सिंधु और सतलज काटती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है?
इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलैया डैम कोनार नदी पर नहीं, तिलैया डैम जो है वह बराकर नदी पर स्थित है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, तिलैया डैम बराकर नदी पर। अगला है कि बैसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत के निम्नलिखित किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगुन मिट्टी का। बैसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत में काली मिट्टी का निर्माण हुआ, जिसे रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। अगला है कि दक्षिण भारत के नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? दक्षिण भारत के नदियों में मुख्य रूप से जल निकासी पैटर्न, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रेलिस। दक्षिण भारत के नदियों में मुख्य रूप से ट्रेलिस जल निकासी पैटर्न पाया जाता है। अगला है कि विश्व में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका हो जाएगा और दूसरा स्थान है ब्राजील का। अगला है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई और विकसित भी हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका में। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा अमेरिका में पैदा हुआ है और विकसित भी हुआ है। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो एवं संथाली भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो 92वां संशोधन के द्वारा। यह 2003 में हुआ था 92वां संशोधन, और इसमें जोड़ा गया मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली भाषा को, जो 8वीं अनुसूची में है। अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है, लेकिन हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 332 में। अनुसूचित जाति और जनजाति अनुच्छेद 330 तथा अनुच्छेद 332 के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला है कि सूची को विषय के विधि बनाने का अधिकार संसद को है। किस सूची के अंतर्गत विधि बनाने का? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन 3, संघ सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय विधि बना सकती है। अगला है कि मूल उच्चतम न्यायालय कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 8 हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 निर्धारित की गई है, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि के द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन करती है, बशर्ते उस राज्य के विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो कि वर्तमान में कुल 6 राज्य जैसे बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधान पार्षद है, और असम, राजस्थान और उड़ीसा में विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित किया है, लेकिन अभी तक यह संसद में लंबित है। अगला है कि राज्य के पूर्ण गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1953 में। राज्यों के पूर्ण गठन के लिए दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पूर्ण गठन आयोग का गठन किया गया, और इसके अन्य 2 सदस्य एम पनीकर और एच.एल. कुंजरू। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता निहित है, और विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वह इसके अंतर्गत आता है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता इसी में निहित है। अगला है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से कौन सूचीबद्ध नहीं है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक।
भाग 4 में दिए गए राज्यों के नीति निर्देशन सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि निम्न में से उन मूल अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता और अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी और शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण, ये सब जो है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने के लिए कैसा बहुमत चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण बहुमत। राष्ट्रपति शासन के घोषणा की मंजूरी देने के लिए प्रत्येक प्रस्ताव के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। अगला है कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य के निहरता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसे है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के किसी सदस्य के निर्भरता के प्रश्न का निपटारा करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अपना पद धारण करते समय शपथ या फिर प्रतिज्ञा नहीं लेता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष अपना पद धारण करते समय कोई अलग शपथ प्रतिज्ञा नहीं लेता है। वह संसद के सदस्य के रूप में ही शपथ या फिर प्रतिज्ञा को धारण करता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शन से चुनना है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मक्का। मक्का जो है वह रेशेदार फसल नहीं है, बाकी तीनों रेशेदार है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को अभिव्यक्त करता है। राष्ट्रीय आय को कौन अभिव्यक्त करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय को स्थिर बाजार मूल्य पर व्यक्त सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के रूप में मापा जाता है। अब साधन लागत पर व्यक्त घरेलू उत्पाद जीडीपी राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित नहीं करता है। अगला है कि मानव विकास सूचकांक में निम्न में से कौन सा संकेत शामिल नहीं है। नीचे दिए गए उत्तर चुनना है ऑप्शन से कौन सा संकेत शामिल नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। मानव विकास सूचकांक मानव विकास की एक माप है। यूएनडीपी 1990 में प्रकाशित अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट एचआरडी में इन संकल्पना प्रस्तुत की थी कि मानव विकास सूचकांक किसी भी देश मानव विकास के संदर्भ में 3 मूलभूत आयामों जैसे कि लंबा एवं जीवन शिक्षा के उपलब्धि, एक अच्छा जीवन स्तर के माप और इन आयामों के माप के लिए अलग अलग 4 संकेत दिए गए हैं। पहला संकेत है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और दूसरा है पढ़ाई के वर्षों का औसत और तीसरा है पढ़ाई के संभावित वर्ष और चौथा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि। अगला है कि निम्न में से कौन सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक। पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है और शेष सभी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है कि निम्न में से किस उद्योग को सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है। सनराइजिंग उद्योग किसको कहा जाता है।
तो सूचना प्रौद्योगिकी सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है। अगला है कि भारत में कृषिगत वस्तुओं को विपणन हेतु निम्न में से कौन सा ऑप्शन उत्तरदायी होगा। नीचे दिए गए ऑप्शन से उत्तर चुनना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैफेड। भारत में कृषिगत वस्तुओं के विपणन हेतु नैफेड उत्तरदायी है। नैफेड का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। अगला है कि आरबीआई के द्वारा नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो क्या प्रभाव होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाएगा। नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि होगा तो बैंकों के साख सृजन क्षमता में कमी आती है। अगला है कि वर्तमान में महारत्न कंपनियां की कुल संख्या 10 है, जो इस प्रकार है। पहला में भेल, और दूसरा में बीपीसीएल, तीसरा सीआईएल, और चौथा गेल, और पांचवा एचपीसीएल, और चौथा आईओसीएल, और सातवां एनटीपीसी, 8वां ओएनजीसी, और 9वां पीजीसीआईएल, और 10वां सेल हो जाएगा। अगला है कि लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण जीन के सम्मिश्रण से क्रोमोसोम में बदलाव से होता है और जीन मिश्रण से क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। अगला है कि हाइड्रोलिथ है। हाइड्रोलिथ क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलिथ है। अगला है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो जीव द्रव में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि परमाणुओं के बीच बंधों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में आयन सम इलेक्ट्रॉनी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर Na धन आयन यानी इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वो ऋण आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसको यानी कि इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छ ईंधन है। स्वच्छ ईंधन कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपेन। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है और इसे जलाने पर उच्च ऊष्मा प्राप्त होती है एवं प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसे स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में कार्बन एवं हाइड्रोजन का आबंध होता है। एसिटिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CH3COOH, यह एक कार्बनिक अम्ल है। अगला है कि आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के सतह पर एक हरी परत जम जाती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर कार्बोनेट के बनने पर। आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर कॉपर की सतह पर एक हरी परत जम जाती है और ऐसा कॉपर सल्फेट के यौगिक बनने के कारण होता है। अगला है कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलन होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रंग। लाल रंग अपने पथ से सबसे कम विचलित होता है, जबकि बैगनी रंग जो है वो अपने पथ से अधिक विचलित होता है। अगला है कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का क्या कारण है। वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वायुमंडलीय अपवर्तन की परिघटना के कारण सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को चुनना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए से वर्धनता नहीं होती है। वर्धनता एक आनुवंशिक रोग है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोफ्लैथेमिया रोग होता है। अगला है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी
असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है ल्यूकेमिया में। तो श्वेत रक्त कोशिका की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है। ल्यूकेमिया में श्वेत रक्त कोशिका WBC की संख्या असाधारण बढ़ोतरी हो जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। हैजा एवं टाइफाइड जल जनित रोग है, जबकि बाकी दोनों जीवाणु जनित रोग हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, हैजा और टाइफाइड जो है वह जल जनित रोग है और बाकी दोनों जो है वह जीवाणु से जनित रोग हो जाएगा। अगला है मिलान करने के लिए ऑप्शन ए में दिया गया प्रतिरोध, प्रतिरोध की मात्रा हो जाएगा ओम, और दूसरा में है विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह के मात्रक एम्पियर, और तीसरा में बल, तो बल के मात्रक क्या होगा? तो बल के मात्रक जो है वह न्यूटन हो जाएगा, और चौथा में दिया गया पावर, पावर के मात्रक वाट हो जाएगा। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकेन। लाइकेन एक जैव वायु प्रदूषक सूचक है। लाइकेन कवक के शैवाल से मिलने से बनता है। अम्ल वर्षा के प्रदूषण का कारण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अम्ल वर्षा NO2 और SO2 के कारण होता है। अगला है कि ल्यूमेन मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है वह ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है और ज्योति तीव्रता के मात्रक हो जाएगा कैंडेला। अगला है कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ML-T-1। अगला प्रश्न है कि जिस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हुआ है तो वह नाइट्रेट है। अगला प्रश्न है कि दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम फॉस्फेट से। अगला है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या फिर स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, वैशाली में। गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने शिष्य आनंद के कहने पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दिया और पहली स्त्री प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक में एक गणिका की पुत्री और एक धनी व्यापारी के प्रेम कथा का वर्णन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृक्ष कटिकम में। शूद्रक के द्वारा लिखा गया मृक्ष कटिकम। अगला प्रश्न है कि मगध के किस शासक ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त किया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशुनाग। शिशुनाग ने अंतिम रूप से अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त किया। अगला है कि चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलिंग से। चेदी वंश का संबंध कलिंग क्षेत्र से और इसका प्रसिद्ध राजा खारवेल हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कहां से अशोक के स्तंभ नहीं मिले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामपुरवा से। रामपुरवा, प्रयाग और लौरिया नंदनगढ़ से अशोक का स्तंभ मिला है। और ऑप्शन बी जो है कनौज, कनौज से अशोक का स्तंभ नहीं मिला है। बाकी तीनों जगह से मिला है, रामपुरवा, प्रयाग और लौरिया नंदनगढ़ से। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर बुद्ध के अंकित करवाया था, बुद्ध को अंकित करवाया था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क ने अपने सिक्कों पर बुद्ध को अंकित करवाया था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में प्लेग फैलने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने कहां शिविर में निवास किया था? तो स्वर्ण द्वारी में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली में प्लेग फैलने पर मोहम्मद बिन तुगलक गंगा तट पर स्वर्ण द्वारी नामक शिविर में 2.5 वर्षों तक रहा था। अगला है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आलम खान ने। आलम खान जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, उसने दिल्ली के गद्दी के लालच में बाबर को आमंत्रित किया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस मुगल बादशाह को 2 बार सिंहारोहण हुआ है, यानी 2 बार राज अभिषेक हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए औरंगजेब को। औरंगजेब को 2 बार राजाभिषेक, एक बार 1658 में और एक बार 59 में। अगला कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रामानंद को। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय 1299 से रामानंद को प्राप्त हुआ। अगला कि उपनिषदों को फारसी अनुवाद किसने करवाया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दारा। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने विद्वानों की सहायता से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराया था और इसका नाम दिया था सिर से अकबर नाम से करवाया गया इसका अनुवाद, और यह दारा ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया। तो मौलवी अहमदुल्लाह ने। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में यह नारा दिया था। अगला है कि किस महिला क्रांतिकारी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय को दीक्षा समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बीना दास ने। और 1932 में बीना दास ने कोलकाता विश्वविद्यालय में दीक्षा प्राप्ति के समय गवर्नर पर गोली चलाई थी। अगला प्रश्न है कि 1937 ईस्वी में प्रांतों में सरकार निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने माह तक रहा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 माह तक। 1937 से 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए और ये प्रांत थे मद्रास, बंबई, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त राज्य के बाद चल करके पश्चिमोत्तर प्रांत असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया था। अगला है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी BR अम्बेडकर ने। और अगस्त 1936 में भीमराव अंबेडकर ने इसकी स्थापना किए थे। अगला है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा और इस पर प्रश्न पर कोई निर्णय न होने के कारण यह असफल हो गया था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी RA माधोलकर ने। 1912 में बांकीपुर पटना में हुए कांग्रेस के 27वां अधिवेशन की अध्यक्षता RN माधोलकर ने किए थे। अगला है कि गांधी बनाम लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखा है। गांधी बनाम लेनिन S.A. डांगे ने लिखा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी D.K. कार्वे ने। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था D.K. कार्वे ने। अगला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार आंदोलन को समर्थन किया था। इसका उत्तर हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905 में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। कौन सा आंदोलन सबसे पहले और उसके बाद के क्रम को व्यवस्थित करें। तो इसका हो जाएगा पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल 15 मार्च 1918 को हुआ था और दूसरा में हो जाएगा खेड़ा आंदोलन, यह 22 मार्च 1918 को हुआ था और तीसरा में हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह, यह 1919 में हुआ और असहयोग आंदोलन 1920 में। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने का वादा किया था। अगला प्रश्न है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डुप्ले ने।
सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग डुप्ले ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन को जनक कहा जाता है, लॉर्ड गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। विधानसभा में अवरोध डालने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। और असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने प्रश्न यह था कि 1919 ईस्वी के एक्ट के द्वारा घोषित विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने विधानसभा में प्रवेश पर असहयोग आंदोलन की बात कही थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो बाल गंगाधर तिलक इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो के समय 1936 से लेकर के 44 तक इसका कार्यकाल रहा। अगला है कि पंजाब में अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जा गुलाम अहमद। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया संप्रदाय की स्थापना किया और इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्म उपदेश और नियमों का उद्धार बनाया गया था। अगला कि प्राचीन साहित्य में व्रत शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मगध के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गिरफ्तारी करके कहां भेज दिया गया था? कौन सा जेल में रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांकीपुर जेल पटना में। 9 अगस्त 1942 को इनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। अगला प्रश्न है कि 1942 के क्रांति के दौरान किसने सारण में पुलिस थाने में आग लगा दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगलाल चौधरी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। अगला कि 1974 के संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कहां से हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना से। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति 1974 की शुरुआत बिहार के पटना से हुआ था, जिसने 1975 में विशाल रूप ले लिया था। अगला है कि बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1928 में। अगला प्रश्न है कि सत्ययुग पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम नारायण चंदा के द्वारा। मैथिली कोकिला किसको कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिली कोकिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सजाना है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को मिलाना है। तो पहला में हो जाएगा जहानाबाद, और दूसरा में बेगूसराय, और तीसरा में पूर्णिया, और चौथा में सहरसा। ये जो जिले हैं वह पूर्व की ओर बिहार के जिले का क्रम है। अगला है कि बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी जो है वह बिहार के उत्तरी मैदान में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिनियम कब शुभारंभ हुआ था? लोक शिकायत निवारण अधिनियम का शुभारंभ 5 जून 2016 को किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट सिटी मिशन में बिहार के शहरों की पहचान करें। नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ए, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ। अगला है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुखिया को।
ग्राम पंचायत का सदस्य अपना त्याग पत्र मुखिया को देगा। अगला है कि विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो इंडोनेशिया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और भारत का स्थान तीसरा आ जाता है नारियल उत्पादन में। अगला है कि किस देश के किस राज्य में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार हो जाएगा अगला प्रश्न है कि बिहार में तृतीय कृषि रोड मैप का उद्देश्य क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। अगला है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया गया है। कब किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2010 में। अगला प्रश्न है कि देश के किस राज्य में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असम में। अगला प्रश्न है कि भीतरकनिका जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है कहां अवस्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। भीतरकनिका उड़ीसा में स्थित है। अगला है कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब बनाई गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 में। स्वतंत्र भारत के 1952 में और सबसे पहले 1894 में बना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।